हाँ, सो द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग इज पॉलिटिकल साइंस और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड सिंस 1991। मतलब 1991 के बाद दुनिया में क्या होने लगा ये हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो पहले क्या था, 1945 से 1991 तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट होते थे। मतलब बहुत सारी कंट्रियां डेवलप होने लगी थी, बहुत सारी कंट्रियां अच्छा करने लगी थी। पहले जो कंट्रियां अच्छा नहीं करती थी वो 1945 से 1991 तक अच्छा करने लगी थी। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कब होने लगे, 1945 से 1991 तक। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दीदी। हाँ, तो कब से कब कब हुए इंटरनेशनल डेवलपमेंट? 1945 to 1999। 1991। 1991, ओके, यस, गुड, नो इश्यूज। ठीक है, so the developments in the post cold war period can be analyzed through 5 major dimensions। अब क्या हुआ 1991 के बाद, क्या हुआ ये हम 5 पॉइंट्स के अंडर पढ़ेंगे कि 1991 के बाद वर्ल्ड में क्या होने लगा, ये हम 5 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट। तो आप सबको कोल्ड वॉर पता है क्या? हाँ, कोल्ड वॉर पता है। सबको पता है, गुड। सो कोल्ड वॉर के एंड के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो उभरने लगे। पहले तो सारे कंट्रीज के अंदर ही दब गए थे, जो दो पावर्स थे यूएसए और रशिया, सोवियत यूनियन और यूएसए कोल्ड वॉर में पहले उसी के अंडर थे। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तभी नए नए स्टेट्स भी उभरने लगे। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है, टू इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस द ईस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशन इन 1989। अब क्या हुआ था, 1989 में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो था ईस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशन। ईस्ट यूरोपियन में एक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या, एक दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स आने लगे। पहला क्या था, assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self determination। मतलब ethnic nationalism क्या होता है कि एक कम्युनिटी में, मतलब एक जगह पे एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक ही कपड़े पहनने वाले, एक ही तरह के कल्चर फॉलो करने वाले रहेंगे। तो क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये सब बहुत ज्यादा होने लगा कि मतलब एक ही जगह पे एक लैंग्वेज वाले, एक कल्चर वाले सब साथ में रहने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एसर्शन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इस कंसेप्ट को दिया गया, एथनिक नेशनलिज्म के कंसेप्ट को। तो क्या हुआ था कोल्ड वॉर के बाद, एसर्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म बेस्ड ऑन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब जैसे मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, एक एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक ही कल्चर के, एक ही रिलीजन के लोग रहने लगे। ये था हमारा पहला ट्रेंड जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद हुआ। दूसरा क्या था, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब बायोपोलैरिटी क्या था कि दो सुपर पावर थे, पहले था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था सोवियत यूनियन। हाँ, वेरी नाइस। तो दो स्टेट्स थे, सिर्फ दो स्टेट्स के अंदर ही हमारा देश चलता था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या हुआ, बायोपोलैरिटी का भी एंड हो गया। तो जो दो सुपर पावर्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, जो टू सेंटर्स ऑफ पावर थे, वो भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, पहले सोवियत यूनियन जो था उसने अपना कदम पीछे ले लिया कि चलो मुझे तो अभी नहीं रहना है, क्योंकि उनके इंटरनल, उनके अंदर ही कुछ झगड़े होने लगे, तो उनकी पूरी ग्रुप टूट गई। तो जैसे सोवियत यूनियन ने पीछे लिया तो ऑब्वियसली बात है, अभी बायोपोलैरिटी तो खत्म हो गई, एक ने, अगर दो में से एक ने पीछे लिया तो एक ही बचा रहेगा। तो इसलिए फिर दोनों ही खत्म हो गए, दोनों ही बायोपोलैरिटी खत्म हो गया। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ended one of the centers of power, therefore the end of bipolarity in the world। तो bipolarity in the world क्यों end हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था, सोवियत यूनियन ने एक स्टेप पीछे ले लिया था। यहाँ तक सबको समझा? यस। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कभी हुए थे? 1945 to 1991। 1945 to 1991। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे पहला इम्पोर्टेंट, जो दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड थे, क्या क्या हुआ कोल्ड वॉर के बाद? पहला क्या हुआ? तो ठीक है, मैं बहुत इजी करती हूँ। पहला क्या हुआ, एसर्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक नेशनलिज्म मतलब वही जो मैंने बताया, सेम लैंग्वेज सेम कपड़ा, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी।
ओके, बायोपोलैरिटी एंड हो गई। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये दो Yes. थे। ओके, अब हमारा हाँ। सेकंड पॉइंट क्या आता है? 1991 के बाद दूसरा क्या हुआ? टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड है हमारा सेकंड पॉइंट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट में बायोपोलैरिटी एंड हो गया तो सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है कि बायोपोलैरिटी एंड होके एक यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब एक ही power। हाँ, उसके तरफ जा रहा है। ठीक है। Yes. Yes. सो इन 1990 अभी क्या हुआ देखो, इधर मैं आप लोग को एक स्टोरी में समझाती हूँ। इन 1990 इराक वेंट इन फॉर अ वॉर अगेंस्ट कुवैत एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। अब क्या हुआ, 1990 में इराक जो था वो गया वॉर करने कुवैत के अगेंस्ट। ठीक है, इराक है और कुवैत है, तो इराक गया कुवैत के अगेंस्ट वॉर करने, और उसने क्या किया, अपनी पूरी टेरिटरी जमा ली कुवैत के ऊपर कि ये तो मेरा एरिया है। ऐसे करके इराक ने कुवैत को हड़प लिया। ठीक है ना, मेरी ग्लोबल, ईयर फिर से बोल सकते हो? हाँ, इन 1990। ठीक है, Okay. 1990 में क्या किया, इराक वेंट इन फॉर अ वॉर अगेंस्ट कुवैत एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। Okay. अभी हाँ, ग्लोबल रिएक्शन क्या था, जो अभी तो सबको डर गई कि ये तो अभी फिर से वॉर चालू हो सकता है, कि इराक ने अभी कुवैत को कर लिया तो हो सकता है इतनी मुश्किल से जो वॉर खत्म हुआ था वापस चालू हो जाए। तो क्या हुआ, ये मैटर सबने यूनाइटेड नेशंस जो हमारा है, जो पीस कम्युनिटी है, उधर डिस्कस किया गया कि इराक ने कुवैत को हड़प लिया है। ये यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस हुआ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स टुक द इनिशिएटिव एंड लेड अ मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक। फिर यूनाइटेड नेशंस को जब ये पता चला कि इराक ने कुवैत को हड़प लिया है, उसकी टेरिटरी ले लिया है, तो यूनाइटेड नेशंस ने तो बोला अब तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना और एक वॉर हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक इनिशिएटिव लिया और उनने एक मल्टीनेशनल फोर्स लिया और इराक के अगेंस्ट वो भी चल पड़े, ताकि इराक यहाँ से निकल जाए, कुवैत से निकल जाए। और फिर क्या हुआ, जब यूनाइटेड नेशंस ने अपना पावर जमाया तो कुवैत फ्री हो गया इराकी कंट्रोल से। समझे यहाँ तक सबको? Yes. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एक यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए, कि मतलब अभी कोई भी ऐसे, पहले क्या था, कोई भी जाके किसी की भी टेरिटरी ले सकता है, लेकिन जब बायोपोलैरिटी हटी तो ऐसा नहीं था। अभी यूनाइटेड नेशंस एक पावर था जो कि सबको पीस मेंटेन करने बोलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर। अब था द अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश considered this as a moral victory and used the term New World Order to describe the nature of the global situation. अब क्या हुआ, उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बोला। हाँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉर्ज एच बुश, ठीक है, नाम मैं वापस बोलती हूँ, जॉर्ज एच बुश। हाँ, उसने क्या किया, उसने बोला कि ये जो हमने किया है, ये जो हमने इराक का कंट्रोल कुवैत पे से हटाया है, ये तो हमारी बहुत अच्छी विक्ट्री हो गई, ये तो हमारी जीत हो गई। और फिर उसने क्या, एक नया वर्ड यूज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब अभी ऐसा ही होगा, अगर कोई किसी को तंग करने की कोशिश करे, अगर कोई किसी की एरिया लेने की कोशिश करे, तो हम यूनाइटेड नेशन उधर उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो क्या किया दे यूज द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन। क्यों उसने वो वर्ड यूज किया, क्योंकि उसने बोला अभी से ऐसा ही होगा, ये हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है, दिस रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट including Soviet Union, China, countries of the NATO, Israel and Arab states including Saudi Arabia। तो अब क्या हुआ, ये जो इनने किया यूनाइटेड नेशंस ने, उसने ग्लोबल सपोर्ट, मतलब सबने बहुत इसको तारीफ की कि वाह क्या काम किया है, प्रेज किया, सबने प्रेज किया, सबने, सोवियत यूनियन ने किया, चाइना ने किया, कंट्रीज ऑफ द नाटो ने किया, इजराइल ने किया, अरब स्टेट्स ने किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया। तो पूरे ग्लोबल सपोर्ट मिला है यूनाइटेड नेशंस के इस स्टेप को। ठीक है, नॉट मच ऑपोजिशन वाज पॉसिबल अगेंस्ट यूएसए। इतना किसी में फिर भी जब वो यूनिपोलर भी होने लगा तो ज्यादा ऑपोजिशन पॉसिबल नहीं था यूएसए के अगेंस्ट। पहले भी यूएसए से लोग डरते थे कि क्योंकि इनके पास बहुत पावर है, तो अभी तक भी लोग थोड़ा डरते थे, थोड़ा डर तो अभी भी था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लाइड अमेरिकन डोमिनेंस एंड लीडरशिप इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो फिर न्यू वर्ल्ड में क्या होने लगा, जो हमारा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो जॉर्ज एच बुश ने बोला था, उसमें क्या था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लाइड अमेरिकन डोमिनेंस। 2 मिनट, हाँ,
तो फिर जो हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हमारा था उसमें ऐसा रूल था कि अमेरिकन जो यूएसए का जो डोमिनेंस है वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो वो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लाइड अमेरिकन डोमिनेंस एंड लीडरशिप इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी। और एक इनकी शर्त थी कि अगर तुम्हें यूनाइटेड नेशंस चाहिए कि ऐसा काम करे, अगर हम ऐसे स्टेप ले और कंट्रीज को बचाए जो एरियाज में हड़प रही है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो अमेरिकन डोमिनेंस रहेगा और सेकंड क्या रहेगा, लीडरशिप हमारी रहेगी सिक्योरिटी में, कि अगर कहीं सिक्योरिटी चाहिए रहेगी तो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोग आगे रहेंगे, ठीक है। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और ये क्या था, ये था हमारा फर्स्ट एवर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट स्टेप था जो हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड होने वाला था। यहाँ तक सबको समझा? यस दीदी। ओके, तो मैं अभी थोड़े और क्वेश्चंस पूछती हूँ। 2 मिनट मैंने लिख के रखे। क्वेश्चंस पूछूं आप लोग को? Yes. हाँ यस। Who took the initiative and led a multinational force against Iraq? जॉर्ज बुश। नहीं, जॉर्ज एच बुश ने क्या किया? वो किया था, उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला था। हाँ, उसने सिर्फ एक टर्म दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या लिया, इनिशिएटिव लिया, बैक किया वो। हाँ, और उन्होंने एक मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक लिया। Yes. ओके, यस। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसने बोला? जॉर्ज एच बुश। गुड, वेरी गुड। और अभी ट्रू और फॉल्स मुझे बताना, ठीक है, सही है या रॉन्ग है, कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, चाइना एंड एक्सेट्रा। ट्रू, वेरी नाइस। ओके, अभी और एक ट्रू और फॉल्स, दैट नॉट मच ऑपोजिशन वाज पॉसिबल अगेंस्ट यूएसए, मतलब ज्यादा लोग यूएसए के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। फॉल्स। नहीं, इट्स ट्रू। हाँ, ट्रू है, क्योंकि डरते थे ना वो, डरते थे यूएसए से। हाँ, तभी भी थोड़ा डर रहे थे क्योंकि उनके पास थोड़ा पावर था ना, अभी भी पावर था, इसलिए उनसे डरते थे लोग। हाँ, अभी और क्या पूछूं मैं आप लोग को? हाँ, तो इराक, मेरे को ट्रू और फॉल्स में बताना, ठीक है, ये भी। In 1990, Iraq went in for a war against Kuwait and established control over its territory. True, good. यहाँ तक हमारा हो चुका है। अरे मेरा फोन ही ऑन नहीं हो रहा है। 2 मिनट, मैं अपना बोलाती हूँ। मेरा फोन क्यों बंद हो रहा है? आप लोग 2 मिनट बस होल्ड पे रखोगे क्या? मैं वो पीडीएफ निकाल रही हूँ वापस, पता नहीं। ठीक है। Yes. Okay, मैम। यस, टेल मी। मैं आपको नहीं। अच्छा, 2 सेकंड, मेरा आ गया वो। तो आप लोग को दोनों पॉइंट समझे? पहला था एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, और दूसरा था टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है? ओके, तो अभी मैं अपना वो खोल देती हूँ। आ गया, हाँ, मेरा पीडीएफ खोल रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो ना, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। हाँ, ओके, या Didi, can I save your number? yes, sure, you can. Okay, thank you. Okay, yes.
हाँ, तो चलो मैंने अभी खोल दिया, अभी करें, हम स्टार्ट करें वापस। Yes. यस, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने खत्म किया टूवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, बट जब यूनिपोलर वर्ल्ड होने लगा तो क्या हुआ, एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटर था, ये एक्स्ट्रा है बट क्या, George H. Bush. वो तो था हमारा अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी एक Okay. पॉलिटिकल कमेंटेटर था, मतलब नहीं, दीदी, इसका हाँ। नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। यस, वेरी नाइस। आपको कैसे पता? नाइस, दीदी मैंने देखा है। गुड गुड गुड। तो एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर था जिसका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। ओहो, ये फोन से हाँ, इसका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उसने क्या किया था, उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। मतलब उसने एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री जो सालों से चलती आई है उसका उसका वो खत्म हो चुका है। He believed that after the fall of communism in Soviet Union, the socialist political, economic and social system had come to its end and that the world would now have liberal democratic system. तो मतलब इसने क्या बोला था कि अब क्योंकि सोवियत यूनियन भी गिर चुका है और दोनों जो सुपर पावर्स थे वो भी चले गए, सोवियत यूनियन ने बैकआउट कर लिया, एक स्टेप बैक ले लिया है, तो जितना भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स था अभी उसको एक एंड पे आना था कि अभी बस हो गया, अभी बहुत इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रॉब्लम हो गया। तो अभी उसको लगा, फ्रांसिस फुकुयामा को क्या लगा कि अभी वर्ल्ड में now we will have more liberal democratic systems. अब liberal democracy क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। Liberal democracy is a form of representative democracy. Liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world. It gives importance to individual liberty. अब liberal democracy क्या होता है कि जो पहले क्या होता था कि जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, मतलब इंडिविजुअल की जो राइट्स है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इंडिविजुअल राइट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जो एक इंडिविजुअल का राइट है, जो उसका हक बनता है, वो उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये होता है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी। So liberal democracy is a form of representative democracy. Liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world. जैसे कि हमारे यहाँ पर भी हम सबको इंडिविजुअल राइट्स है ना, तो हमारा भी लिबरल डेमोक्रेसी टाइप्स ही है कि हमें सबको राइट्स है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में क्या है, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी। अ लिबरल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तब क्या होता है इसमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर नहीं होते, फ्री एंड फेयर होते हैं, और फिर हम प्राइम मिनिस्टर जैसे सब आते हैं, मोदी जी ये सब आते हैं जो आए हैं, है ना, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करके आए हैं, है ना। फिर कॉम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स होते हैं कि उनके अगेंस्ट भी कोई खड़ा रहता है, एक बहुत सारी पार्टी रहती है जो एक दूसरे के अगेंस्ट जाती है ना। फिर आपका लॉ फॉलो किया जाता है कि कैसे वोटिंग होगी, तो ये सब होता है लिबरल डेमोक्रेसी में, जो कि हमें भी पता है ना। Yes. ठीक है, हाँ। तो ये था हमारा लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये किसने बोला था कि अभी बहुत ज्यादा लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होंगे, ये बोला था अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रांसिस फुकुयामा ने, ठीक है। हाँ, अभी जो हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स यूनिपोलर वर्ल्ड होने के बाद भी एक डोमिनेंट कंट्री जैसा इमर्ज हुआ कि ये सबसे पावरफुल है, इसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है ना। तो अमेरिकन डोमिनेंस हैड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, मतलब ये पॉलिटिकल में भी अच्छे थे, ये इकोनॉमिक्स में भी अच्छे, इकोनॉमिकली भी अच्छे थे, मतलब इनके पास पैसा भी ज्यादा अच्छा था, पॉलिटिकली भी ये स्ट्रांग थे। Politically, the American model of liberal democratic governance was readily accepted and adopted by several post-communist states of Eastern Europe and elsewhere. तो अमेरिका में तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था ये लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, सबने अडॉप्ट जल्दी कर लिया था, ठीक है। हाँ, the concept of good governance was linked to democracy. In economic sphere, socialist system of economy was given up by most of the countries. तो क्या था, जो सोशलिस्ट सिस्टम था, मतलब जो पहले जो सबको जैसे ज्यादा इंडिविजुअल लिबर्टीज नहीं देते थे, अपने में गवर्नमेंट ही करती थी, तो वो खत्म होते जा रहा था, और ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये उभरते जा रहा था, ये ज्यादा आ रहा था, ट्रेंड में आ रहा था, ओके।
हाँ, one of the other aspects about American domination was the use of American soft power. अब क्या हुआ, अमेरिका ने दिमाग लगाया, अमेरिका ने बोला कि अगर मैं अभी तो मैं वॉर नहीं कर सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशन से अगर मैं वॉर करूंगा और सबका एरिया लूंगा या उनका पैसा लूंगा तो मुझे यूनाइटेड नेशन आके खत्म कर देगी। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया, उनने क्या लिया, उनने एक डोमिनेंस क्रिएट करने का तरीका सोचा जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। So one of the other aspects about American domination was the use of American soft power. अब soft power क्या होता है? Soft power is when you influence the other countries without the use of military force. मतलब आप अलग अलग countries को influence करते हो, उन्हें प्रेरित करते हो, किससे? बिना लड़े आप उन्हें influence करते हो। जी, yes, tell me. जैसे कि हमें अगर किसी को अपनी आइडियोलॉजी और या तो अपना कुछ जैसे मनवाना हो तो उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। सॉफ्ट पावर लॉन्ग टर्म होता है। हाँ, बिना अगर आप हाथापाई किए अगर आप उसे मना रहे हो, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। ओके, हाँ, so soft power is when you influence the other countries without the use of military force. ठीक है? The influence is spread through economic, social, cultural and other similar means. इसका मतलब क्या है कि ये कैसे स्प्रेड करता है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ऐसे सारे मीन से ये लोग अपना सॉफ्ट पावर स्प्रेड करते हैं। ठीक है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स थे कि अमेरिका ने ऐसा क्या सॉफ्ट पावर यूज किया जो सारे देश इनसे इम्प्रेस हो गए, कि सारे जितने भी कंट्रीज थे सब इनसे इम्प्रेस हो गए। ठीक है, तो पहला था एजुकेशनल एक्सचेंज प्रॉब्लम। द यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज अ स्टूडेंट फ्रेंडली नेशन। जैसे आपने देखा होगा इंडिया से भी लोग अमेरिका में पढ़ने बहुत जाते हैं आजकल भी। तो क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज अ स्टूडेंट फ्रेंडली नेशन। In last few years, number of international students studying in the United States has increased substantially. मतलब बहुत सारे लोग अभी उधर पढ़ने जाते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को एक स्टूडेंट फ्रेंडली नेशन कहा जाता है, क्योंकि उधर पढ़ाई के अपॉर्चुनिटीज थोड़े ज्यादा है, इसलिए लोग उधर पढ़ने जाते हैं। तो एक तो इनने ये किया कि उधर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा कर ली ताकि ज्यादा लोग इधर आ सके पढ़ने, है ना, और इनका फिर वो वहां पढ़ने आएंगे, वहीं उनकी जॉब लग जाएगी। इकोनॉमिक तो अमेरिका का ही बढ़ रहा है, तो ऐसे उन्होंने सॉफ्ट पावर यूज किया। अब सेकेंड एग्जांपल क्या था? इंटरनेट। प्रोपोगेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू इंटरनेट हैज बीन अ सॉफ्ट पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने क्या किया? इंटरनेट इंट्रोड्यूस कर लिया, और इंटरनेट तो हम सब यूज करते हैं, है ना, हम व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए भी इंटरनेट यूज करते हैं। तो इनका तो कितना कमाई हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उन्होंने दिमाग लगाया और इसको भी एज अ सॉफ्ट पावर यूज किया। और थर्ड एग्जांपल क्या है? फूड चेन्स। फूड चेन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। अब जितने भी देखो बहुत सारे, चाहे मैकडोनल्ड्स हो, सबवे हो, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, हाँ, सब है यूएसए के। So food chains in the United Nations have a global recognition. Few examples are McDonald's, Subway, Pizza Hut, Burger King, etc. तो ये सारे यूएसए के थे। यूएसए ने क्या किया? ग्लोबली फैला दिया इनको, और अभी तो हम इनका ही खाते हैं ना। कितने सारे लोग को मैकडोनल्ड्स पसंद है, तो ऐसे जब है ना। तो अभी आपको समझा एग्जांपल्स ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर। पहला था एजुकेशन एक्सचेंज प्रॉब्लम कि उन्हें अच्छा एजुकेशन सेटअप कर दिया। दूसरा था इंटरनेट, हाँ, उन्हें इंटरनेट सेटअप कर लिया, पूरे ग्लोबल में हो गया, वो फैल गया। और थर्ड था फूड चेन कि उन्हें अपने अपने अलग अलग फूड ये बना दिए, फूड रेस्टोरेंट्स हर जगह सेट कर दिए। ओके, तो अब हमारा सेकंड पॉइंट एंड हो गया। टुवर्ड्स यूनिपोलर वर्ल्ड सबको आ गया कि यूएसए ही इमर्ज हो रहा था, है ना। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। हाँ, कि मतलब ह्यूमन राइट्स जो हमारा है और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ओके, यस। The process of disintegration of states and the creation of new states was not always peaceful. अब क्या हुआ था? कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बहुत सारे लोगों ने जैसे सोवियत यूनियन को बोला था कि अभी हमें तुम्हारे अंडर नहीं रहना है, तुम हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम हमारे लैंड ले रहे हो और तुम हमारे लैंड अपने बोल के रख रहे हो, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो।
तो फिर क्या हुआ, किसने बोला, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला? नहीं, सोवियत यूनियन के जो अंदर ही जो स्टेट थे ना, जैसे छोटे छोटे स्टेट थे, यूगोस्लेविया ऐसे करके जितने छोटे छोटे स्टेट थे ना, उनने ही सोवियत यूनियन को बोला कि तुम अभी हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, हमें प्लीज यहाँ से अभी निकालो और हमें अपना खुद का स्टेट दो अलग सा, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा उनने सोवियत यूनियन को बोला। तो सोवियत यूनियन के पास तो अभी कुछ बचा ही नहीं था, तो उनको उनकी बात माननी पड़ी, तो उनने उनको स्टेट अलग अलग दे दिए। तो जब ये लोग स्टेट ऐसे बांट रहे थे, जब अपना अलग अलग अपने स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कर रहे थे कि जाओ अभी अपने इस पे रह लो, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, ये प्रोसेस भी पीसफुल नहीं था। जैसे the process of disintegration of states and the creation of new states was not always peaceful, कि हमेशा ही पीसफुल नहीं था कि हाँ चलो अभी तुम ले जाओ अपना स्टेट और अभी तुम अच्छे से रह लो, हमेशा ऐसे ही नहीं था, तो झगड़े भी बहुत हुए। तो इन यूगोस्लेविया फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड इन बोस्निया। तो क्या हुआ, यूगोस्लेविया में बहुत ब्लडशेड था, बहुत मारा मारी हुई थी कि कैसे तुम अलग हो सकते हो हमसे, ऐसे करके बहुत सारी जगहों पे मारा मारी भी हुई थी यूगोस्लेविया में। फिर ब्लडशेड हुआ था इन बोस्निया में। ऐसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, जो हमने बोला कि जो सेम लैंग्वेज वाले, सेम कल्चर वाले, ऐसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में बहुत ब्लडशेड हुआ था, मतलब बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत खून खराबी जो बोलते हैं वो हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो अकर्ड इन चेचनिया, ईस्ट तिमोर एंड इरेट्रिया। तो ये तो सिर्फ कंट्रीज के नाम है कि कॉन्फ्लिक्ट इधर भी हुए कि मतलब नहीं हम तुम्हें स्टेट नहीं देंगे, ऐसे झगड़ा चेचनिया में भी हुआ और ईस्ट तिमोर में भी हुआ, ठीक है। It was in response to such situations that people started to be concerned about the violation of human rights. अब जब उन्होंने देखा कि ऐसा सब हो रहा है, कि मारा मारी इतनी हो रही है और इतना सब खून शराबा हो रहा है, तो उनको तो डर लग गया, बाकी जो लोग थे उनको डर लग गया कि अब हमारे ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, है ना। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हमारे थे कि हम सब पीस में रहेंगे, ये तो सब वायलेट हो रहे हैं, कि ये तो सब अभी जा रहे हैं। अगर ऐसी मारा मारी होते रहे तो हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, तो इनको डर लगने लगा। So the United Nations, an important global organization, would intervene in countries to prevent conflict from escalating. तो इनने क्या किया, इनने बोला कि अभी यूनाइटेड नेशंस जो है, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वही अभी कंट्रीज के बीच में आएगा अगर ये लोग ने झगड़ा करने की कोशिश की तो। मतलब अगर किसी ने भी झगड़ा करने की कोशिश की तो यूनाइटेड नेशन उनके बीच में इंटरवीन करेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा। दिस वॉज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ यूएन पीस कीपिंग, और ये बहुत ही मुश्किल टास्क था और वन ऑफ द मेन टास्क था यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग का, क्योंकि इनका तो काम ही था कि ये पीस मेंटेन करे, है ना। In the post-Cold War era, the United Nations continued to intervene in conflict situations to bring about a peaceful resolution of the dispute. तो ये कोल्ड वॉर के बाद भी, जैसे कोल्ड वॉर के बाद हमने पढ़ा था इराक कुवैत को हड़प लेता है, तो उसमें भी यूनाइटेड नेशंस जाके बचाते हैं। तो इसलिए पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद भी यूनाइटेड नेशंस जाता था और इंटरवीन कर रहा था अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, और वहां पे सब मैटर क्लियर कर देता था ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बन जाए। बट नाउ द रैशनल for intervention was not just to stop the ongoing war but also prevent the reoccurrence of conflicts in future. लेकिन अब क्या था, यूनाइटेड नेशन स्टॉप तो करते थे सारे वॉर, उन्हें स्टॉप तो कर दिया, बट अभी उन्हें मेक श्योर करना था कि अभी हम स्टॉप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आगे जाके फिर से हो, क्योंकि कब तक ये लोग हर जगह जाके वॉर खत्म करते रहेंगे, एक एंड तो चाहिए ही था ना उनको कि फ्यूचर में ऐसा वापस ना हो। तो ये उनका एक कंसर्न था कि दे ऑल्सो हैव टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, मतलब वापस द रीअकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर, कि वापस ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल, उनका यही कंसर्न था कि उनको वापस फ्यूचर में ऐसी लड़ाइयां नहीं करवानी है, पीस मेंटेन करना है और उनको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करनी है जो अफेक्टेड पीपल के हैं। The United Nations intervened in Cambodia, Somalia and Yugoslavia for this purpose. और उन्हें इसलिए क्या किया, कंबोडिया में, सोमालिया में एंड यूगोस्लेविया में ये पर्पस के लिए उनने एक मुहिम जताई, मतलब उन्हें वहां पे अवेयर किया लोगों को, इसलिए उन्हें उधर इंटरवीन किया। The increasing awareness about human rights and their protection in international law gave rise to a new phenomenon for protection of rights in the form of humanitarian intervention. अब क्या हुआ, ये हर जगह जाके अवेयर करने लगे लोगों को कि अगर आप वॉर ऐसी करते रहोगे तो सोचो हमारे ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। तो पहले उन्होंने कहाँ किया था, यूगोस्लेविया में, सोमालिया में और कंबोडिया में किया था।
तो अभी ऐसे हर जगह जाके यूनाइटेड नेशन बताने लगा कि अगर आप ऐसे वॉर करते रहोगे तो हमारा तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए द इंक्रीजिंग अवेयरनेस, फिर अवेयरनेस इंक्रीज होते गया कि सब अवेयर होने लगे कि हाँ ये तो इनके बात में तो दम है, ऐसे तो वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस हुआ कि सबको इतना समझने लगा कि हाँ हमें अभी वॉर नहीं करना चाहिए, और सबने एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर्म किया जिसका नाम था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ठीक है, वापस बोलती हूँ मैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। हाँ, the 1990s are sometimes seen as the golden age of humanitarian intervention। इसका मतलब 1990s में ही ये ज्यादातर इमर्ज हुआ था, ये ज्यादातर बना था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की मतलब यहाँ पर ही ये सबसे ज्यादा आया था 1990s में, याद रखना। ठीक है, 1990s में। ओके। हाँ, अभी मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं? हाँ। यस। हाँ, ओके। सो अब मुझे ट्रू और फॉल्स बताना। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स वाज नॉट ऑलवेज पीसफुल। फॉल्स। फॉल्स। नहीं, इट्स ट्रू। हाँ, क्योंकि पीसफुल नहीं था ना, बहुत सारा, मैंने बोला ना बहुत सारा ब्लड शेड भी हुआ था। हाँ, इसमें बहुत मतलब मतभेद थे हुई थे। हाँ, राइट। पीसफुल नहीं था। हाँ हाँ, अभी चलो पूछते हैं। हाँ, जब अवेयरनेस इंक्रीज होने लगी और जब लोगों को पता चलने लगा कि हमारे ह्यूमन राइट बचने चाहिए, तो ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर्म हुआ? नाम क्या था उस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का? हाँ, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स एंड इंटरवेंशन सिस्टम। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मतलब ह्यूमैनिटेरियन, हाँ मतलब इंटरवेंशन मतलब बीच में आना। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा वर्ड रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब हम ह्यूमंस के इंटरवेंशन। ओके, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछो ना। क्या पूछूं? ये क्वेश्चन इंग्लिश में। ओके, ठीक है। So, which phenomenon? A law gave rise to a new phenomenon for protection of rights in the form of dash. Okay. हाँ, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं आप लोग को कि an international law gave rise to a new phenomenon for protection of rights in the form of dash। तो आपको लिखना है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ओके, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछती हूँ, the dash are sometimes seen as the golden age of humanitarian intervention। The dash are sometimes seen as the golden age of humanitarian intervention। 1990s, 1990s. The 1990s। अब हाँ, ये था हमारा ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। सबको समझा? यस। ओके, अभी हमारा क्या बाकी है? आज के लिए बस करें या और पढ़ना है? अभी कितना हुआ टाइम? अभी हो गया है 10 मिनट का मेरा, तो अभी हो गया 10:41। 11:30 को छोड़िए। 11:30 क्या है? 12। हाँ, 12 को। ठीक है, अभी हम हमारा हो गया ह्यूमन राइट्स। अब हम करेंगे टेररिज्म। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो गया। अब हम करेंगे टेररिज्म। हाँ, अब 1991 के बाद क्या था, टेररिज्म भी बढ़ने लगा। जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड आया, फिर ह्यूमन राइट्स का आया, तो ऐसे ही टेररिज्म भी आया था। ठीक है, द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन इन वॉशिंगटन DC on 11 September 2001 brought in a new form of terrorism in the world। तो क्या हुआ था, जब न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था, न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर जो था, जहाँ से बहुत सारे गुड्स जाते थे बाहर, वहां पर अटैक हुआ था।
और कहाँ अटैक हुआ था? पेंटागन इन वॉशिंगटन डीसी. सो द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन इन वॉशिंगटन डीसी ऑन 11 सितंबर को यहाँ दोनों जगह पे अटैक हुआ था 2001 में. हाँ, तो 11 सितंबर 2001 में ये दोनों जगह पे अटैक हुआ था, जो एक बहुत ही डर पैदा कर लिया था सबके अंदर. That brought in a new form of terrorism in the world. कि लोगों ने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं था. लोगों ने वॉर्स देखे थे, बट ये अलग ही टेररिज्म था. ठीक है, तो वापस मैं रिपीट करती हूँ. द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन इन वॉशिंगटन डीसी on 11 September 2001 brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जो टेररिज्म का जो कंसेप्ट था वो नया नहीं था, मतलब सबको पता था ऐसा होता है. टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड एज द यूज ऑफ वायलेंस और द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस विद एन इंटेंशन टू क्रिएट पैनिक इन द सोसाइटी एंड परस्यू पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स. अब टेररिज्म का क्या डेफिनेशन है कि टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड कि यूज ऑफ वायलेंस होता है. इसमें क्या होता है? वायलेंस का यूज होता है, कि मारा मारी होती है इसमें. तो वायलेंस का यूज होता है, या तो एक थ्रेट दिया जाता है कि हम वायलेंस यूज करेंगे, ऐसे करके थ्रेट देते हैं उनको. तो या तो वायलेंस का यूज होता है, या तो अ थ्रेट टू यूज वायलेंस विद एन इंटेंशन. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका एक इंटेंशन रहता है कि उनको एक पैनिक क्रिएट करना है सोसाइटी में, कि डर पैदा हो जाए, एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाए, कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए कि यही एक सुपर पावर है. और इनका गोल क्या होता है? ताकि ये पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स अचीव कर सके, ताकि ये पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल हो सके, या इकोनॉमिकली या तो आइडियोलॉजिकली बहुत पावरफुल हो सके. इसलिए ये लोग ऐसे अटैक्स करते हैं. ठीक है, समझा सबको? Yes. हाँ. जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिशियल्स आर प्राइमरी टारगेट. और इनका प्राइमरी टारगेट क्या होता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. जैसे कि कभी कभार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लेते हैं ये लोग, तो कभी कभार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और जो ऑफिशियल्स होते हैं ये इनका प्राइमरी टारगेट होता है. द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मॉडर्न डे टेररिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द अटैक ऑन द इजरायली ओलंपिक. The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on the Israeli Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. तो अब क्या हुआ था? मॉडर्न डे टेररिज्म मतलब जैसे पहले तो वॉर खत्म हो गया था, फिर बहुत टाइम तक यूनाइटेड नेशंस से वॉर कभी हुआ ही नहीं था. तो अचानक से जो मॉडर्न डे टेररिज्म मतलब अभी, मतलब जब हमारा वर्ल्ड मॉडर्नाइज होने लगा, तो फर्स्ट मॉडर्न डे टेररिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द अटैक ऑन द इजरायली ओलंपिक टीम. वो कब हुआ था? जब इजरायली ओलंपिक टीम 1972 पे अटैक हुआ था बाय द पैलेस्टीनियंस. किसने अटैक किया था? पैलेस्टीनियंस ने अटैक किया था. सिंस देन इजराइल को किसको अटैक किया? इजरायली ओलंपिक टीम को अटैक किया था. पैलेस्टीनियंस ने इजरायली ओलंपिक टीम को अटैक किया था 1972 में. ओके. हाँ. Since then, terrorist organizations and groups have indulged in airplane hijackings, bombings and assassinations of political leaders. अब देखो, हम सबने मूवी में भी देखा होगा कि कैसे हाईजैक हो जाते हैं प्लेन हाईजैक करते हैं, फिर बॉम्ब्स और फिर असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स को असैसिनेट करते हैं. तो ऐसे सब होने लगा. मॉडर्न डे टेररिज्म में क्या होने लगा? ये लोग एरोप्लेन हाईजैक करने लगे, फिर बॉम्ब्स डालने लगे, फिर असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स भी करने लगे. ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स को असैसिनेट करने लगे. ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म मेनली टारगेटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट. तो क्या हुआ? जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म था, मतलब जो इतना डेवलप नहीं था, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स का था, उनने क्या किया? वो स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते थे कि उन पे जाके कभी बॉम्ब फेंकना है या उनको हाईजैक करना है, ऐसे करते थे. द टेररिस्ट यूजुअली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ सम स्पेसिफिक पीपल. तो क्या होता था कि कभी कभार ना ऐसा होता था कि इनके जो टेररिस्ट जो लड़ते थे, उनके ही लोग कभी कभार गवर्नमेंट के अंडर बंदी बना के रखते थे या जेल में होते थे. तो उनको बचाने के लिए ये लोग बॉम्ब से उनपे गवर्नमेंट पे अटैक करते थे, ताकि इनके जो पीपल है वो बच जाए. तो द टेररिस्ट यूजुअली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ सम स्पेसिफिक पीपल. ओके.
The terrorist activity was usually associated with separatist movement. तो मतलब इनका अलग ही अपना अपना सारे टेररिस्ट का अलग अलग मूवमेंट था, ये अलग अलग अपना स्पेसिफिक separatist movement रखते हैं. Modern day terrorism is different in several ways. The terrorists today are not fighting for a specific group in a specific geographic area. The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. अब क्या होता है, इसमें ऐसा कहा है कि मॉडर्न डे टेररिज्म जो हमारा अभी का टेररिज्म है इज डिफरेंट इन सेवरल वेज. काफी वे में वो डिफरेंट है. आज के टेररिस्ट फाइट एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए फाइट नहीं करते कि हमारा एरिया इसलिए हमें चाहिए, इसके लिए फाइट नहीं करते. इनफैक्ट अभी तो ये लोग ग्रुप्स निकालने लग गए हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी, जो एक ही रिलीजन में इनको बिलीव कराते कि हमारा रिलीजन ही हमारा रिलीजन है, ऐसे करके उसमें बिलीव कराती है. So the terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and the operations are global in nature. तो ये हर जगह होने लगा है अभी, ठीक है. So it is global in nature. After the New York attack, similar attacks took place in Bali, Madrid, London and Mumbai. तो ऐसे जब न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ उसके बाद ऐसे ही अटैक कहाँ कहाँ मिले हमें. बाली में मिले, 2002 में हुआ था. हाँ, मैड्रिड में 2004 में. हाँ, उसके बाद 2005 में लंदन में. हाँ, 2008 में मुंबई. हाँ, मुंबई में हुआ था ना बहुत बड़ा वाला. दीदी आप फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, ये सिटी, ये नाम बोलो ना जहाँ जहाँ अटैक हुआ था. हाँ, नाम और ईयर. हाँ, तो आफ्टर द न्यूयॉर्क अटैक क्या हुआ, सेम अटैक्स प्लेस लेने लगे बाली में 2002 में, ठीक है. बाली में 2002 में, मैड्रिड में 2 साल बाद 2004 में, लंदन में 1 साल बाद 2005 में. ओके. हाँ, और मुंबई में फिर से 2 साल बाद 2008 में. ओके, समझा. 3 साल बाद, सॉरी. हाँ, 5. हाँ, तो 2002, 2004, 2005 एंड 2008. तो यहाँ तक समझा? यस दीदी. ओके, तो टेररिज्म भी हमारा हो गया. तो ये था हमारा टेररिज्म भी खत्म. अभी हम आते हैं मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म. ठीक है. So the world order was dominated by the United States in the post World War era, जैसे कि हम post Cold War era, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी बायोपोलैरिटी तो खत्म हो गई थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस दिख रहा था, है ना. So the world order was dominated by the United States in the post Cold War era. The American military and economic might was unchallenged during this time. Unchallenged during this time मतलब कि किसी कोई भी चैलेंज करने नहीं आ रहा था अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को देख के, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी बाकी सारे कंट्रीज से, तो कोई भी इनको चैलेंज करने नहीं आया था. इसलिए द अमेरिकन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइट वाज अनचैलेंज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. दिस मेड इट दी ओनली सुपर पावर. इसलिए क्या हुआ, यही एक सुपर पावर बचा था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने तो बैक कर लिया था और किसी और को आना नहीं था इनके अगेंस्ट. तो क्या था, अमेरिका ही एक सुपर पावर बन गया था, ठीक है. However, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. तो इसमें क्या बोला है कि सिर्फ इकोनॉमिक राइज और मिलिट्री पावर्स होने की वजह से ही आप एक सुपर पावर या बन नहीं सकते या रह नहीं सकते बहुत टाइम तक. It is the amalgamation of both hard power and soft power that shapes a country to become a world power. मतलब उनकी ग्रोथ देखी जाती है, उनकी एक ग्रोथ होती है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर जो शेप करती है एक कंट्री को और उन्हें एक वर्ल्ड पावर बनने का पावर देती है कि वो बन सकते हैं. तो उनका ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि अगर समझो कि अगर इंडिया ही ग्रो होने लगी तो वो भी तो यूएसए को टक्कर दे सकती है ना, तो इसलिए उनकी ग्रोथ पे डिपेंड कर सकता है. While hard power relies on coercion, military force and economic sanctions, soft power includes persuasion, cultural influence, values and tradition. जैसे कि हमने पढ़ा हार्ड पावर्स में क्या होता है, हाथापाई मिलिट्री का यूज होता है, लेकिन सॉफ्ट पावर में क्या होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस करते हैं या वैल्यूज एंड ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे उनने इंटरनेट से किया था इन्फ्लुएंस, फिर एजुकेशन से किया था, है ना. तो ये था हमारा सॉफ्ट पावर. In recent times, the dominant position of the United States been directly or indirectly challenged. तो recent times में क्या हुआ कि directly या indirectly United States को challenge करने लगे बाकी सारे countries.
For instance, the economic and regional integration in Europe through the creation of European Union, that is EU, the rise of Asia. तो क्या हुआ, जब यूरोपियन यूनियन बनने लगा तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे पावर्स आने लगे, उसका भी इकोनॉमिकली वो अच्छा होने लगा, तो वो क्या किया, उसने भी यूनाइटेड स्टेट्स को वो चैलेंज करने लगा. ओके. The rise of Asia through the presence of China and Japan followed by India in the global world order, the military. हाँ, तो फिर सेकंड क्या हुआ कि एशिया भी बढ़ने लगा क्योंकि चाइना और जापान और इंडिया ये तीनों भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली अच्छे होने लगे, सबकी ग्रोथ होने लगी, सारे कंट्रीज में डेवलपमेंट हुआ. तो द राइज ऑफ एशिया, इसलिए एशिया भी ऊपर आने लगा. थ्रू द प्रेजेंस ऑफ चाइना जापान फॉलोड बाय इंडिया इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर देने लगा. The military resurgence of Russia and the growing importance of new regional organizations have come to define a shift from a unipolar to a multipolar world order. अब क्या हुआ, रशिया में भी जितने भी टूटे फूटे मिलिट्री थे, जितने भी आदमी मर गए थे उनके वॉर में, वो भी क्या अभी बिल्ट होने लगे और लोग आने लगे और मिलिट्री उनकी बिल्ट होने लगी. दी मिलिट्री रिसर्जेंस ऑफ रशिया एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. और बहुत सारी ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी जिसने क्या किया, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जो सिर्फ यूएसए था, उसको किसने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड में. कि अभी बहुत सारे वर्ल्ड पावर में आएंगे, सिर्फ एक यूएसए ही नहीं रहेगा, अभी बहुत सारे कंट्रीज पावर में आएंगे. 170 है ना दीदी? हाँ, 170 कंट्री. हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ गया हमारा. हाँ, मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, यहाँ तक सबको समझा. यस. फ्रॉम यूनिपोलर. 2 मिनट मेरा, अरे यार क्या हुआ, 2 सेकेंड. आप लोग को यहाँ तक सब समझा ना? हाँ दीदी. हाँ, तो अभी हमारा सबको समझा कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड में आने लग गया. ठीक है. Yes. हाँ. China has posed a formidable challenge to the unipolar world led by the United States. China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress since the introduction of market reforms in the mid-1970s. तो अभी क्या हुआ कि चाइना भी टक्कर देने लग गया यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी बहुत बढ़ा ली. क्यों कैसे उनने बढ़ा ली, उनने एक मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था इन मिड 1970s. हाँ, 1970s में उन्होंने एक मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था अंडर डेंग जियाओपिंग लीडरशिप. तो डेंग जियाओपिंग उनका लीडर था, उनके लीडरशिप के अंडर उन्होंने एक मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था. कभी मिड 1970. हाँ. The most dramatic phase of which began only in the 1990s. इन्हें इंट्रोड्यूस तो कर लिया था मिड 90s में, बट इनका ड्रामेटिक फेज तब कब शुरू हुआ था, इट बिगैन ओनली इन दी 1990s में. ठीक है, जब ये एक्चुअली प्रोग्रेस करने लगा. ठीक है. China has increased its sphere of influence through its ambitious economic projects such as One Belt One Road and China-Pakistan Economic Corridor and aims to create a sphere of influence in Central and East Asian regions. अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी अपना इन्फ्लुएंस जैसे यूएसए ने किया था इंटरनेट और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, वैसे चाइना ने भी अपना स्फीयर बड़ा करने लगा, वो इन्फ्लुएंस करने लगा लोगों को उनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो थे. आ गया मेरा. हाँ, उनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो थे वन बेल्ट वन रोड एंड फिर था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. एंड उनका एम क्या था, टू क्रिएट अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन रीजन. तो जो सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन रीजन थे उधर ये अपना इन्फ्लुएंस जारी रख रहे थे. फर्दरमोर, Chinese opening to Africa shows that their dream goes beyond neighboring countries. Militarily, China is ambitiously building up its naval and air power
in order to back up its claims in the South China Sea. तो ये क्या कर रहा है, अपना मिलिट्री फोर्स बहुत बिल्ड कर रहा है ताकि इनको जरूरत ना पड़े किसी की, मतलब ये भी एक सुपर पावर टाइप से रहे. तो चाइना इज एम्बिशियसली बिल्डिंग अप इट्स नेवल एंड एयर पावर, ताकि अगर सी में भी उनका कोई वॉर हो तो साउथ चाइना सी में भी ये वो जीत सके. तो ये अपना मिलिट्री फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ओके. हाँ. रशिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन. अब जो हमारा रशिया है, यूएसएसआर, उसने क्या कर दिया है, उसने भी बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्रेस कर लिया. उसने प्रोग्रेस कर लिया है ऑयल और गैस प्रोडक्शन में. तो जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन था उसमें रशिया ने बहुत अच्छा काम करने लगा है. वो रशिया हैज इमर्ज्ड एज एन एनर्जी सुपर पावर. Economic stability has renewed the sense of national pride leading to military assertiveness in recent times. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जैसे ही थोड़े मॉडर्न टाइम्स में क्या होने लगा, सिर्फ यूएसए ही नहीं बाकी सब भी इकोनॉमिकली स्टेबल होने लगे. बाकी सबका भी इकोनॉमी बहुत ही इम्प्रूव होने लगा. जैसे हमारे इंडिया का ही बहुत इम्प्रूव कैसे होने लगा, वैसे ही बाकी सबका भी, चाइना का, रशिया का, सबका इम्प्रूव होने लगा. तो इसलिए क्या हुआ, जो हमारे मिलिट्री असर्टिवनेस में भी लीड हुआ. इसका मतलब कि क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक ज्यादा था तो इसलिए हमने क्या किया, बस सारे कंट्रीज ने मिलिट्री को बिल्ड करने में भी एक ये स्टेप उठाया, ताकि अगर मिलिट्री स्ट्रांग रही तो टेररिज्म भी अगर आए तो हम लोग बच सकते हैं. अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है तो हमारे पास वो पावर रहेगा. ठीक है. रशिया कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. रशिया ने क्या किया, रशिया अभी भी ईस्टर्न यूरोप को इन्फ्लुएंस करता रहता है. और रशिया क्या है, इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO. हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. यस. Today, the Indo-Pacific region is gaining importance. तो जो हमारा Indo-Pacific region है वो बहुत importance gain कर रहा है. Economic growth in Asia, led by China and other countries like India and Japan, conflicts in the South China Sea, the importance of ASEAN and American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. अब क्या हो गया है, इतना सारा ग्रोथ होने लगा एशिया में, चाइना ने भी किया, जापान ने भी किया, इंडिया ने भी किया, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी कितने हुए हैं और ऐसे सारे जो सब अब इकोनॉमिकली स्टेबल होने लगे. इसलिए क्या हुआ, इंडो पैसिफिक जो रीजन था उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा. इंडिया इज लाइकली टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रीजन इन द फ्यूचर. और इंडिया बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हाँ, तो इंडिया इज लाइकली टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रीजन इन द फ्यूचर. यहाँ तक सबको समझो? यस. हाँ, तो ये था हमारा मल्टीपोलैरिटी.